नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम मंच हमारा साथियों समर्पित है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर तैयारी करवाई जाती है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की ही तैयारी करवाई जाती है साथियों। यहाँ पर हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिंदी, संस्कृत और फर्स्ट पेपर और हिस्ट्री, हमारा ये 7 जो हैं मेन विषय सब्जेक्ट हैं, इन सभी की हमारे यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इन सभी को पाने के लिए फिलर फोरम के ऐप के माध्यम से। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं साथियों, और फिलर फोरम की वेबसाइट के माध्यम से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए साथियों, बल्कि टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और सेट, सीटेट, एच सेट, ठीक है, इन सभी के हिस्ट्री विषय से संबंधित सभी प्रकार के नेशनल और स्टेट लेवल के एग्जाम्स को करेक्ट करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज हमारा चैप्टर है साथियों महाजनपद काल के बारे में। आज हम डिस्कशन करेंगे। आप सभी बोर्ड के ऊपर देख पा रहे होंगे कि इससे पहले हमने डिस्कशन किया था वैदिक सभ्यता, धर्म सुधार आंदोलन के अंदर हमने डिस्कशन किया था साथियों जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैष्णव, शैव, शाक्त वगैरह इन सभी के संप्रदायों के बारे में। वो हमारा चैप्टर कल कंप्लीट हो गया था। अभी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो एक बात और कहना चाहूँगा साथियों, मैंने पहले ही बताया था कि एक हफ्ते के अंदर साथियों, जैसे ही हफ्ता हमारा कवर होता है, 6 दिन हम स्टडी कराते हैं। संडे की आपका ऑफ इसलिए दिया जाता है, आपको छुट्टी नहीं होती है वो साथियों। उस दिन आपको रिविजन करना होता है। जो हम एक हफ्ते के अंदर पढ़ाते हैं उस सारी चीज़ों का आपको एक बार रिवीजन ताकि आपका हो जाए। और हफ्ते के एक दिन संडे को, ठीक है, 4 संडे होते हैं, 4 छुट्टियां होती हैं साथियों, और महीने के अंदर चारों सप्ताहों की आप रिवीजन कर सकते हैं हर संडे को। और महीने के लास्ट के 3-4 दिन आप ऐसे रखिए अपने पास ज़्यादा स्टडी करने के लिए, ताकि पूरे महीने में जो हम पढ़ाते हैं वो सारा उसको क्या बोलते हैं रिवाइज कर सके, रिवीजन कर सके। तभी आपके मन में एक समझ बनेगी उस चीज़ को लेकर के। नहीं तो आप आगे पढ़ते रहोगे साथ, पीछे का साफ हो जाएगा, आपका पीछे का भूल जाओगे आप। ठीक है, तो इसलिए पीछे को भी साथ लेते हुए चलना है। तो इसलिए जैसे ही सब हफ्ता खत्म होता है हमारा, फिर रिवीजन मार दिया संडे को, फिर हफ्ता खत्म हुआ, फिर संडे को रिवीजन मार दिया। और इसी प्रकार से महीने के 3-4 दिन लास्ट के आप थोड़ा ज़्यादा स्टडी करिए, और पूरे महीने को जो पढ़ाया गया वो सारा रिवाइज कर ली, ताकि आपके मन में वो सारी चीज़ें बनी रहें। ठीक है, तो ये आज हम अपने टॉपिक पे देखते हैं साथियों महाजनपद काल। महाजनपद काल का समय साथियों उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद है। उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद में 1000 बीसी से 600 बीसी के डॉक्टर डी एस महोदय 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच में जो है महाजनपदों का काल मानते हैं। ठीक, तो हम ऑल ओवर जो देखा जाए 600 बीसी के आसपास का जो है वो महाजनपद काल में आता है, समय काल के अनुसार काल निर्धारण में। ठीक है, तो प्रमुख रूप से 16 महाजनपद हुए हैं साथियों। सभी को पता होना चाहिए 16 महाजनपद हुए हैं भगवती सूत्र में। और अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें कि 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और जैन संप्रदाय का एक भगवती सूत्र ग्रंथ है जिसमें कि वही 16 जनपदों का उल्लेख है। ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन से जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो जैन ग्रंथ जो है वो क्या बोलते हैं उसको, परिशिष्ट भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। और ये बौद्ध जैन ग्रंथ है जिसमें कि अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है, जिसमें से कि 10 जो थे साथियों गंगा घाटी में थे। 10 महाजनपद जो थे वो गंगा घाटी में थे, और 6 जनपद जो है गंगा घाटी से बाहर थे। गंगा घाटी बोले तो आज का उत्तर प्रदेश और क्या बोलते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये जो इसके आसपास का जो क्षेत्र है गंगा दोआब का, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ही सभ्यता सबसे ज़्यादा फली फूली थी। यहाँ पे साम्राज्यों का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। एक साथियों एक खास तौर पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हुई हैं वो पानी के किनारे हुई है, नदियों के किनारे फली फूली है। चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो जो कि नील नदी के क्षेत्र में फूली, चाहे हमारे हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो जो कि सिंधु और सरस्वती की नदी के किनारे फली फूली थी, चाहे वो मगध साम्राज्य हो। ठीक है, तो पानी हर एक सभ्यता का जीवन का स्रोत रहा है। ठीक है, तो पाणिनि के साथियों अष्टाध्यायी में हमें 40 जनपदों का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिए साथियों, यहाँ पर जनपद कह रहे हैं हम, वो महाजनपद है, 16 महाजनपद है, जनपद उनसे छोटे होते हैं। जनपद का आधुनिक ताल में जिला, डिस्ट्रिक्ट से लगाया जाता है जनपद, और महाजनपद बोलो तो साम्राज्य या फिर महानगर।
ठीक है। तो यहाँ पर हम महानगर ना लगा करके महाजनपदों का उल्लेख हम साम्राज्य से करेंगे, जैसे कि मगध साम्राज्य। ठीक है, तो ये पाणिनि के अष्टाध्यायी में 40 जनपदों का उल्लेख मिलता है प्रमुख रूप से, जिनमें से कि 22 के बारे में पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 के बारे में डिटेल से दिया गया है। महाभारतकालीन 200 महाभारत में साथियों 250 जनपदों का हमें उल्लेख मिलता है। कितने जनपदों का? 250 जनपदों का हमें उल्लेख मिलता है महाभारत में। कौन कौन से हैं एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा साथियों काशी, जो कि जिसकी राजधानी, ये जनपद है, महाजनपद है साथियों, और ये उनकी राजधानियाँ हैं। ठीक है, हर बार इनमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है साथियों मैच मेकिंग के अंदर कि किस जनपद की राजधानी कौन सी है। 4 जनपद दे दी जाते हैं, 4 उनकी राजधानी, और वो फिर ABCD और 1 2 3 आप समझते हैं, उनको मैच मेकिंग बोलते हैं। मिलान करने वाले क्वेश्चन इनमें से हमेशा आता है एक क्वेश्चन मिनिमम। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप देख लेना चाहिए आप लोगों को। काशी जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में है साथियों, सभी जानते होंगे। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो कि वरुणा और असी नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ी। हालांकि पौराणिक मान्यता और धार्मिक मान्यता ये भी है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर या सबसे पहला शहर बसाया गया था देवताओं के द्वारा, वो था वाराणसी। ठीक है, दूसरा है हमारा कौशल, जिसकी की राजधानी श्रावस्ती है साथियों। इसमें दो होते हैं, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती। ठीक है, उत्तरी कौशल है साथियों, मैं लिख देता हूं। उत्तरी कौशल का सामंजस्य जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में महेत नाम का जो जगह है वहाँ से लगाया जाता है। इसको इकट्ठा सामूहिक रूप से सहित महेत बोल देते हैं। सहित बोले तो जेतवन विहार, जहाँ पर बुद्धिस्टों का बहुत बड़ा विहार हुआ करता था, जहाँ पर बुद्धिस्ट रहा करते थे, तो वो जेतवन विहार को सहित, और महेत बोला जाता श्रावस्ती को। उस समय के श्रावस्ती, आज का महेत, और उस समय का जेतवन विहार बोले तो आज का सहित, यानी कि सहित महेत को बोल दिया जाता इकट्ठा। ठीक है, दक्षिणी कौशल की राजधानी वही कुशावती, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद हमारा अंग आता है साथियों तीसरे नंबर पर। अंग जो महाजनपद था उसकी राजधानी चंपा है, और ये जो कि आधुनिक भागलपुर और मुंगेर, आधुनिक भागलपुर जो कि बिहार और झारखंड के बीच में पड़ता है, और मुंगेर जो कि बिहार में है, इसके आसपास का जो क्षेत्र था वो अंग प्रदेश का था। ठीक है, इसके बाद में आता हमारा चेदी की राजधानी साथ शुक्तिमती होती है। चेदी की राजधानी शुक्तिमती, जो कि आधुनिक बुंदेलखंड से इसकी समानता बताई जाती है, आधुनिक बुंदेलखंड। ठीक है, उसके बाद हमारा वत्स आता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी होती है साथियों। कौशाम्बी भी उत्तर प्रदेश में ही है, और ये यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के तट पर है। इसके बाद हमारा 6 नंबर पर आता है साथियों कुरु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ बोले तो आज का दिल्ली NCR का क्षेत्र जो है, दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो NCR बोले तो नेशनल कैपिटल रीजन, NCR नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो क्षेत्र आता है, ये हमारा कुरु प्रदेश का था, कुरु महाजनपद का था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ मानी गई। इंद्रप्रस्थ बोले तो आधुनिक दिल्ली और कन्नौज, मेरठ और ये आपका उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद और नोएडा, सीमा से लगता हुआ दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, ये जो है इंद्रप्रस्थ में आता, कुरु साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, ये हो गया यहाँ का, ये क्लियर हो जाना चाहिए आप सभी को साथियों। अब हम इसे थोड़ा दूसरी तरफ देख लेते हैं और महाजनपदों के बारे में डिटेल ले लेते हैं थोड़ी। पांचाल में भी 2 थे साथियों, उत्तरी पांचाल और दक्षिण पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी आइक्षत्र थी और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ठीक है, तो काम्पिल्य जो कि आधुनिक कन्नौज है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। स्थिति का भी आपको पता होना चाहिए साथियों, भौगोलिक क्षेत्र का भी पता होना चाहिए, जियोग्राफिकल एरिया का भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र किस में है। अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो हम आपको प्रॉपर तरीके से उसमें दिखाते कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। चूँकि हमारे पास साथियों सीमित सोर्सेज है, कम सोर्सेज में हम आपको मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड करने की हमारी कोशिश रहती है। ठीक है, तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, जो विराटनगर है, इसको बैराट भी बोल देते थे साथियों, विराटनगर या वैराट या बैराट। ठीक है, जो कि आधुनिक राजस्थान के जयपुर शहर का जो क्षेत्र है वो मत्स्य में आता है। सूरसेन की राजधानी साथियों मथुरा थी। मथुरा जो कि यदुवंशियों का निवास स्थान था, यदुवंशियों को वृष्णि राजवंश का, वृष्णि वंश, जिसमें से कि यदुवंशियों में से कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। कृष्ण भगवान भी यदुवंश से ही संबंधित थे। ठीक है,
मथुरा आज भी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में मथुरा के आसपास यादवों का ज़्यादा बोलबाला है, यादवों की जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा है। अभी इलेक्शन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा घोलमेल चल रहा है उधर। ठीक है, अशमक की राजधानी पोटन है, या पोतन भी बोल देते हैं इसको साथियों। ये एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो साथियों की दक्षिण भारत में स्थित था। अशमक कहाँ था? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कहाँ पर? दक्षिण भारत में जो अपना ये महाराष्ट्र का जो उत्तरी पूर्वी जो महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है, वो उसका क्षेत्र जो है अशमक पड़ता है। अवंती आती है इसके बाद। अवंती में दो आते हैं साथियों, उत्तरी अवंती और दक्षिण अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी साथियों उज्जैन है। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है साथियों। मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जो कि शिव जी का मंदिर है। ठीक है, और दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती है। ये इसको क्या बोलते हैं, बाहुबली वाली महिष्मती से ना जोड़ें, ये अलग महिष्मती है। ठीक है, 12 गांधार प्रदेश जो था साथियों, ये गांधार प्रदेश महाजनपद की राजधानी तक्षशिला मानी गई है। तक्षशिला थी, गांधार बोले तो आज का कंधार जो कि अफगानिस्तान में है, और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो गांधार कहलाता था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला आधुनिक पाकिस्तान में है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी आपने देखा पढ़ा होगा। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। और ये तक्षशिला का जो क्षेत्र है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से भी यहाँ के क्षेत्र जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि पुष्कलावती है, जिसका कि नाम आधुनिक नाम चरसद्दा है। पुष्कलावती जो है, जिसका नाम आधुनिक नाम चरसद्दा है, वही तक्षशिला के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, इसके हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो कम्बोज आता है हमारा साथियों। कम्बोज जो कि जिसकी राजधानी राजपुर या हाटक हुआ करती थी, और ये यहाँ से घोड़ों की सप्लाई होती थी। घोड़े यहाँ के बहुत फेमस थे। ये आधुनिक अफगानिस्तान से की आधुनिक पश्चिमी अफगानिस्तान में है, यानी कि 16 महाजनपदों में से सबसे पश्चिम में जो महाजनपद था वो कम्बोज था। समझ रहे बात को? ठीक है, इसके आगे वज्जी संघ भी बोल देते हैं साथियों। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली हुआ करती थी, और वज्जी जो महाजनपद था वो 36 राज्यों का संघ था। कितने राज्य थे उसमें? 36 राज्यों का संघ था वज्जी संघ, जिसको कि अजातशत्रु को जीतने के लिए साथियों 16 वर्ष का समय लगा था। वज्जी संघ को जीतने में 16 वर्ष का समय लगा था अजातशत्रु को। ठीक है, वज्जी हो गया हमारा। इसके बाद हमारा मल्ल आता है। मल्ल की राजधानी साथियों कुशीनगर मानी गई है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा। ठीक है, और उसके बाद हमारा मगध साम्राज्य आ जाता है। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगीर बोल देते हैं, जो कि आधुनिक बिहार में पड़ता है साथियों। और इसके बाद जब ये बिंबिसार के समय में राजगीर या वो क्या बोलते हैं गिरिब्रज थी, उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु ने धीरे धीरे करके पाटलिपुत्र को डेवलप किया था, और उसके बाद उसका पुत्र उदयन जब आता है तो वो राजधानी को स्थानांतरण करके पाटलिपुत्र में ले जाता है। राजधानी क्या हो जाती है? तो उसके बाद मगध की पाटलिपुत्र का सामंजस्य बैठाया जाता है साथियों आधुनिक बिहार की राजधानी पटना से। आधुनिक बिहार की राजधानी पटना को उस समय पाटलिपुत्र बोला जाता था। ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन 16 महाजनपद, उनकी राजधानियाँ, उनकी भौगोलिक स्थिति जो है क्लियर हो गई होगी। आप सभी को हो जानी चाहिए। अच्छे से डिटेल में देख लीजिए, मैच मेकिंग करके देख लीजिए कौन से राज्य की कौन सी राजधानियाँ थी। हर बार एक क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, कल एक हमने सवाल पूछा था आपसे ठीक है, कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब बनाया जाता है? तो उसका बता देते हैं साथियों। फर्स्ट पेपर के लिए अभी इंपॉर्टेंट है ये। 21 जून को हर साल इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, और पूरे वर्ल्ड में बनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। बाबा रामदेव ने बहुत मेहनत करी इसको वर्ल्ड वाइड करने में, उनकी बहुत मेहनत है। हम तो सैल्यूट करते हैं सर ऐसे योगाचार्यों को जिन्होंने अपने देश की विद्या पूरे वर्ल्ड में फैलाई हो। ठीक है, तो ये यहाँ का पोर्शन साथियों क्लियर हो जाता है, और इसके बाद हम थोड़ा अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो साथियों अब हम थोड़ा सा महाजनपद काल को ही आगे ले लेते हैं। कौन कौन से साम्राज्य हुए थे। सॉरी साथियों, हमारी लाइट भी चली गई है। चलो कोई नहीं, अब ये टॉपिक है तो इसको तो क्लियर करवा ही देता हूँ। ठीक है,
आपको नज़र आ ही रहा होगा, कोई नहीं, थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए। मैं थोड़ा ओपन कर देता हूँ लाइट का जुगाड़। लाइट को भी इसी समय जाना था, चलो कोई बात नहीं साथियों, हम अपना चैप्टर तो पूरा कर ही लेते हैं किसी तरह से। मगध साम्राज्य साथियों, मगध साम्राज्य में आप जानते हो कि उत्कर्ष के कारण थे। एक नंबर एक पे था इसका भौगोलिक स्थिति, इसका जो जियोग्राफिकल एरिया था ना साथियों, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और इसकी जो राजधानी पटना थी जो थी, ये नदियों से घिरी हुई थी। पाटलिपुत्र गिरिब्रज जो थी, सॉरी राजगिर या गिरिब्रज जो थी वो 3 नदियों से घिरी हुई थी। तो बहुत अच्छी जियोग्राफिकल कंडीशन के कारण, ठीक है, और बहुत शिप वगैरह इजीली से एक्सेस कर सकते थे। व्यापार का बहुत अच्छा साधन था जिसने कि मगध साम्राज्य को उभारने में बहुत बड़ी मदद की थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लोहे की खदानें थी साथियों। आज भी अगर आप देखेंगे तो बिहार और झारखंड के अंदर माइंस हैं, आयरन ओर है, कच्चा लोहा वहाँ से मिलता है, जिसकी वजह से इनको मगध निवासियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था उस चीज़ का। हालांकि बाद के कुछ विद्वानों को मानना है कि आर्य जो आए थे वो इन्हीं लोहे की खदानों के ऊपर कब्जा करने के लिए आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। क्यों? क्योंकि सबसे प्राचीनतम जो और सॉरी लोहे के जो बाद के इस समय में जो प्रमाण मिले हैं अभी तक, वो पूरे ही भारतवर्ष में मिले हैं। और प्राचीनतम प्रमाण जो मिला है वो अतरंजी खेड़ा से मिला है अभी तक का। ठीक है, तो ये ठीक नहीं है। इसके बाद में हमारा ये हाथियों की बहुतायत थी साथियों। हाथी इनके सेना के अंदर बहुत बड़ी विशाल सेना थी, इसमें कि हाथियों की बहुतायत थी, हाथी बहुत ज़्यादा थे। तो दुर्गों और किलों को तोड़ने में और उनका अधिकार करने में हाथियों का बहुत बड़ा महत्व था, जिससे कि इसका साम्राज्य बहुत बड़ा हुआ, साम्राज्य का विस्तार हुआ। योग्य शासकों की लड़ी साथियों। योग्य शासक एक के बाद एक कंटिन्यू बहुत सारे लगातार योग्य शासक हुए थे, उत्तराधिकारी अच्छे हुए थे। सबसे पहले बिंबिसार था, बहुत अच्छा और बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माता हुआ था। उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन। ध्यान दीजिए साथियों, उदयन और उदयन एक ही समय पर 2 अलग अलग शासक हुए हैं। उदयन जो था वो क्या बोलते हैं, अजातशत्रु का पुत्र था। उदयन बिंबिसार के बाद का समय का अलग, अजातशत्रु के समकालीन एक अलग साम्राज्य का राजा रहा है। ठीक है, तो योग्य शासकों की वजह से इनको काफ़ी बेनिफिट हुआ, जिसमें कि प्रमुख रूप से बिंबिसार आता है। साथ ही बिंबिसार का जीवन काल बिंबिसार का राजनीतिक जीवन जो है 544 से 492 BC में रहा है। इस वंश को साथियों हालांकि देखा जाए तो हर्यंक वंश बोलते हैं, हर्यंक वंश बोल देते हैं, साथ ही साथ पितृहंता वंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश। पितृहंता वंश इसलिए बोल देते हैं साथियों, क्यों? क्योंकि इनके उत्तराधिकारी ने बिंबिसार को हत्या की थी अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु की हत्या कर दी थी उसी के पुत्र उदयन ने। तो एक के बाद एक पिता की हत्या करने के कारण इसको पितृहंता वंश भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था बिंबिसार के बारे में। दूसरी इसके बाद इसका पुत्र शासक बनता अजातशत्रु, जिसको कि पुराणों में साथ ही कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? कुणिक के नाम से, जिसके एक जीवन काल राजनीतिक जीवन था 492 BC से 460 BC, लगभग 32 वर्षों तक इसने यहाँ पर शासन किया था साथियों। ठीक है, कुणिक जिसको बोला जाता था। और इसका सबसे अच्छी अचीवमेंट क्या थी कि इसने वैशाली के वज्जी संघ को हरा करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसका एक मंत्री था साथियों, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे, कि इसका जो मंत्री ब्राह्मण मंत्री था वर्षकार या वत्सकार, ठीक है, वत्सकार जो था इस अजातशत्रु ने उसको भेजा था महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए, बोलने के लिए, पूछने के लिए कि महाराज मैं किस प्रकार से वैशाली को जीत पाऊँ। तो महात्मा बुद्ध ने गृद्धकूट पर्वत पर इसको बताया था कि जब वत्सकार को, अजातशत्रु के ब्राह्मण मंत्री वत्सकार को बताया था क्या, कि जब 7 परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगी तो तुम वैशाली के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो, वज्जी संघ पे विजय प्राप्त कर सकते हो। वज्जी संघ एक बहुत बड़ा संघ था साथियों, जिसमें कि 36 राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेते थे। 36 छोटे छोटे राज्यों का मिलकर के एक ज्वाइंट संघ बना था, जिसको कि वैशाली ये वज्जी संघ बोलते थे। तो अजातशत्रु को विजय करने के लिए 16 वर्ष का समय लगा। उसमें अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार और एक दूसरे को भेज करके वज्जियों में आपस में फूट डलवा दी थी, आपस में फूट डलवा दी, जिसके कारण उन्हें फूट पड़ गई, वो निर्बल हो गए। उसके बाद इन्होंने हमला करके अजातशत्रु ने उसको जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, इसी उसमें साथियों, इसी युद्ध में, वैशाली के युद्ध में ही साथियों, इसने रथमूसल और महाशिलाकंटक 2 युद्ध अस्त्रों का प्रयोग किया गया था। रथमूसल और महाशिलाकंटक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर साथियों, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है कि
रथमूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किसने किया? तो अजातशत्रु ने किया। कब किया? तो वैशाली के युद्ध में किया। ठीक है, या फिर अजातशत्रु ने वैशाली के युद्ध में कौन से दो प्रमुख युद्ध शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो वो थे रथमूसल और महाशिलाकंटक। तो ये था। ठीक है, इसी युद्ध में, वैशाली के युद्ध में ही साथियों, महावीर स्वामी की मत शक्ति के कारण मखलीपुत्र घोषाल जो थे, मखलीपुत्र घोषाल की भी मृत्यु इसी युद्ध में ही हुई थी, वैशाली के युद्ध में। ये इनसे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। इसे आगे चलते हैं। उदायन जो था, उदायन साथियों, इसकी हत्या अजातशत्रु ने की। बिंबिसार की हत्या अंतिम समय में अजातशत्रु ने करके सत्ता हत्या ली थी साथियों। इसी के साथ भी वैसा ही हुआ, यथा राजा तथा प्रजा। तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसने अपने बाप को मारा, इसके बेटे ने इसको मार दिया। किसने? उदायन ने मर्डर कर दिया अजातशत्रु का और राजगद्दी हथिया ली थी। कब? 460 BC में। इसके तुरंत बाद इसका राजनीतिक जीवन काल रहा 460 से 444 BC ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके उदायन को उदयभद्र भी बोला जाता है साथियों। उदायन को उदयभद्र भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें बौद्ध ग्रंथों के अनुसार साथियों, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु के बाद 4 शासकों ने शासन किया था। कौन कौन से शासक थे? उदायन या उदयभद्र, उसके बाद अनिरुद्ध, मुंडा और नागदर्शक। बौद्ध ग्रंथ इन 4 शासकों का उल्लेख बताते हैं। ठीक है, वहीं पर पुराण हमारे क्या बताते हैं? अजातशत्रु के बाद कितने शासकों ने शासन किया? अजातशत्रु के बाद दर्शक, नंदीवर्धन, उदयन और महानंदन। ये पुराणों में ये वंशावली मिलती है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, थोड़ा सा विवाद है इस चीज़ को लेकर के। हालांकि ये एग्जाम से रिलेटेड इतना नहीं है, एग्जाम के ऊपर इतना नहीं पूछा जाता, तो कन्फ्यूज मत होइए, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आ जाता है हमारा साथियों शिशुनाग वंश, शिशुनाग राजवंश। शिशुनाग राजवंश का संस्थापक साथियों था शिशुनाग ही था साथियों, शिशुनाग वंश का। इसका जीवन काल जो रहा है 412 BC से 344 BC रहा है। कितना रहा है? 412 BC से लेकर के 344 BC के बीच में। शिशुनाग जो था साथियों, वैशाली में इसने अपनी राजधानी स्थानांतरण की थी। पाटलिपुत्र से वैशाली में ये अपनी राजधानी को ले आया था। कौन? शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग के बाद उसी का पुत्र हुआ था साथियों कालाशोक। कालाशोक का राजनीतिक जीवन था साथियों 394 BC से 366 BC के बीच में इसका राजनीतिक जीवन था। ठीक है, ये राजा रहा था उस समय काल में। तो इसकी जो प्रमुख वो उपलब्धि क्या थी कि इसके समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी इसके समय में, कालाशोक के समय में, वैशाली में। ठीक है, तो ये इसका से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ये अपनी राजधानी को वापस पाटलिपुत्र ले आया था। कहाँ ले आया था? पाटलिपुत्र। इसके बाद इसका पुत्र हुआ था साथियों आगे नंदीवर्धन जो था साथियों, इसका अंतिम शासक था शिशुनाग वंश का। नंदीवर्धन जो था साथियों वो क्या था? अंतिम शासक था शिशुनाग वंश का। इसके बाद फिर हमारा आ जाता है नंदवंश का टाइम पीरियड 344 BC से 324 BC रहा है। इसमें प्रमुख रूप से 10 शासक हुए साथियों, महापद्म नंद से लेकर के और घनानंद तक। घनानंद को अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य या चाणक्य के साथ मिलकर के हरा देता है और वो फिर मौर्य शासक की स्थापना करते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। अभी तक हमारा नंदवंश तक हम सीमित रहेंगे। ठीक है, आज हमने पढ़ा साथियों मगध साम्राज्य के बारे में, जिसमें कि हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंदवंश। ठीक है, हर्यंक वंश जो कि पितृहंता वंश भी जिसको बोला जाता है, जिसमें कि ये शासक हुए थे प्रमुख रूप से। ठीक है, इसके अलावा फिर शिशुनाग वंश के ये शासक हुए थे मेन हम लेंगे, जिनको जहाँ से कि साथियों सिलेबस हमारा बहुत ब्रॉड है। अगर हम सारा ही डीपली पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लाइट भी आ गई है, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम उन्हीं पॉइंट के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है जो कि मेन है और जहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो ये मत सोचिए कि हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं या फिर मेन पॉइंट पढ़ा रहे, तो हम वही उन चैप्टर के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है जहाँ से सवाल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और बाकी को हम साथियों एक तरफा कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं हम। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर क्लियर हो जाता है मगध साम्राज्य का। मगध साम्राज्य कौन कौन से राजाओं ने प्रमुख रूप से राज किया था और उनका क्या क्या स्थिति रही थी, क्या क्या कांड रहे थे। ठीक है, और आगे हम कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम नंदवंश और उसके बाद के राजाओं के ऊपर डिस्कशन करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए साथियों, और अधिक
कोई भी आपका सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। 2-3 दिन से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, थोड़ा सा यू कैन अंडरस्टैंड टू मी साथियों ऑन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपके, फिर एक नए जोश और फिर जुनून के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, और जय हिंद, जय भारत।